गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास की सामाजिक विज्ञान का न्यायपालिका लेसन पढ़ेंगे जो कि पार्ट नंबर 5 है। ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे कि आप जो रोज़ देखते हैं कि अखबारों पर अखबार पढ़ते हैं कि देश भर की अदालतों द्वारा किए जा रहे कामों की झलक मिलते हैं या कोई फैसले देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या आप जान सकते हैं या बता सकते हैं कि हमें या देश को अदालतों की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हमारे देश में कानून का शासन चलता है। इसका अर्थ ये होता है कि सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं। जब भी कोई इनका उल्लंघन करता है तो एक निश्चित विधि अपनाई जाती है कानून के शासन को लागू करने के लिए। हमारे पास एक न्याय व्यवस्था होती है। इस न्याय व्यवस्था में बहुत सी अदालतें होती हैं जहाँ पर नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं। सरकार का अंग होने के नाते न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह भूमिका को केवल इसलिए निभा पाती है क्योंकि यह पूरी तरह से आज़ाद है। स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या मतलब होता है और इन अदालतों के आपस में नई दिल्ली में जो सबसे बड़ी अदालत है उसके बीच क्या संबंध है, इस पाठ में हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। न्यायपालिका की भूमिका क्या होती है। अदालतें बहुत से फैसले सुनाती हैं। वो ये तय करती है कि एक अध्यापक को विद्यार्थियों की पिटाई नहीं करनी चाहिए। वो राज्यों के बीच किसी भी विवाद पर अपना फैसला देती है। वे किसी भी अपराध के लिए लोगों को सज़ा देती है। न्यायपालिका को मुख्य तौर पर हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। विवादों का निपटारा। न्यायिक व्यवस्था नागरिक व सरकार, दो राज्यों केंद्र व राज्यों के बीच पैदा होने वाले विवाद या झगड़ों के लिए क्रिया विधि या कोई एक न्याय विधि मुहैया कराती है। दूसरा, न्याय समीक्षा। संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास होता है और इस नाते यदि न्यायपालिका को लगता है कि संसद के द्वारा कोई कानून पारित किया गया है वो संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे रद्द कर देते हैं। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। न्यायालय का और भी काम होता है कानून की रक्षा करना और मौलिक अधिकारों का लागू करवाना। अगर आप किसी भी देश के नागरिकों को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह न्यायालय जा सकता है। वह सबसे बड़ी अदालत या उससे नीचे की अदालत में जा सकता है। उदाहरण के लिए हमने 7वीं कक्षा की किताब में हाकिम शेख के बारे में पढ़ा था जो एक किसान था और चलती हुई ट्रेन से गिरकर घायल हो गया था। उसे अस्पताल ले गए लेकिन कई जगह उसके इलाज के लिए मना कर दिया गया तो उसकी हालत ख़राब हो गई थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को जीवन जीने का अधिकार दिया गया है जो मौलिक अधिकार में भी शामिल है और इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल हो जाता है। परिणाम स्वरूप न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया था कि अस्पताल की लापरवाही के कारण शेख का जो भी नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दे और सरकार को यह भी आदेश दिया था कि प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था को रूपरेखा तैयार करे और आपात स्थिति में रोगियों के इलाज के लिए विशेष ध्यान दिया जाए। इसे पश्चिम बंगाल बनाम खेत मजदूर 1996 का केस बताया गया। उसके बाद क्या न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। कल्पना करो कि एक जो ताकतवर नेता है या एक अमीर आदमी है जो आपकी परिवार की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और आप एक ऐसी व्यवस्था में रह रहे हैं जहां पर अदालत के सभी फैसलों में नेता या ताकतवर जो आदमी होता है वो प्रभावित करता है। प्रभावित कैसे करता है कि नेता उसको उसके पद से हटा सकता है या तबादला कर सकता है।
कर दिया जाता है तो न्यायाधीश भी जो होता है वो नेता की तरफदारी करता दिखाई देता है। नेताओं का न्यायाधीश पर नियंत्रण हो जाता है, उसकी वजह से वो जो फैसले होते हैं वो स्वतंत्र रूप से नहीं ले पाते। स्वतंत्रता का ये जो अभाव होता है वो न्यायाधीश को इस बात पर मजबूर कर देता है कि वह हमेशा ही नेता का या ताकतवर का पक्ष ले। ऐसे बहुत से किस्से हम देखते हैं या सुनते हैं कि कैसे अमीर या ताकतवर लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित किया। लेकिन भारत की संविधान ने इस तरह की दखल अंदाजी को स्वीकार नहीं करता, इसलिए हमारे जो न्यायपालिका है उसको पूरी तरह से स्वतंत्र रखा गया है। स्वतंत्रता का एक और पहलू भी है। इस स्वतंत्रता का जो होता है पहलू है कि शक्तियों का बंटवारा। हमने पहले भी पढ़ा था कि हमारे संविधान का बुनियादी पहलू है शक्तियों का बंटवारा, जो है वो हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है। इसका मतलब ये होता है कि भी हमारे देश के सरकार के जो 3 अंग हैं वो किसी भी के अंग में किसी भी कार्य के में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। सरकार के अदालतें अधीन नहीं होती है और ना ही वो सरकार की ओर से काम करती है। शक्तियों को बंटवारे को इसको ठीक रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है उसमें सरकार की कोई भी शाखा जो होती है या कोई भी अंग जो होता है वो दखल अंदाजी ना करें, और एक बार नियुक्त हो जाने के बाद किसी भी न्यायाधीश को हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। न्यायपालिकाओं की स्वतंत्रता अदालतों को भारी शक्ति प्रदान करती है। इसके आधार पर वे विधायिका और कार्यपालिकाओं द्वारा शक्तियों का जो दुरुपयोग होता है उसको रोकती है। न्यायपालिका देश के मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करती है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों, अगर किसी को लगता है कि वो उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो वो अदालत जा सकता है। भारत में अदालतों की संरचना कैसी होती है वो आइए वो पढ़ते हैं। भारत में 3 तरह की अलग अलग अदालतें होती हैं, निचले स्तर से लेके ऊपर के स्तर पर। और निचले स्तर पर जो अदालतें होती हैं वो बहुत सारी हैं। हमारे देश की सबसे ऊपर की जो अदालत है वो एक ही अदालत है और उसको हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। और जिन अदालतों में लोगों का ताल्लुक या संबंध या काम ज़्यादा होता है उसे जिला अदालत या अधीनस्थ अदालत कहते हैं। ये अदालतें प्रत्येक ज़िले में होती है या तहसील के स्तर पर भी हो सकती है। ये बहुत तरीके के मामलों की सुनवाई करते हैं। प्रत्येक राज्य को ज़िलों में बांटा गया है और हर ज़िले में एक न्यायाधीश होता है। यह न्यायाधीश अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है और प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। यह प्रत्येक राज्य की सबसे बड़ी अदालत होती है। उच्च न्यायालय से भी ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है और ये देश की सबसे बड़ी अदालत होती है। हमारे देश में दिल्ली में यह न्यायालय है। देश के मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय का मुखिया होता है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले बाकी सारी अदालतों को मान्य होते हैं। क्या ये अदालतें, अब एक प्रश्न होता है क्या अदालतें ये जो विभिन्न सत्र होते हैं वे एक दूसरे से जुड़ी होती हैं? हाँ, इसका उत्तर होता है हाँ। भारत में हमारे पास एकीकृत न्याय व्यवस्था है। इसका मतलब होता है कि ऊपरी अदालतों के जो भी फैसले होते हैं वो निचली अदालतों को मान्य होते हैं। इससे एकीकरण के लिए अपील की व्यवस्था को देखा जा सकता है। अगर इसको समझने के लिए समझे तो ये लगा लीजिए कि निचली अदालत द्वारा जो भी फैसला दिया गया होता है वो किसी व्यक्ति को लगता है कि वो सही नहीं है तो हम ऊपर की अदालत में जा सकते हैं। और इसको समझने के लिए हम आइए एक उदाहरण के द्वारा इसके बारे में पढ़ें जो एक निचली अदालत से शुरू होकर ऊपर की अदालत में तक पहुंचा था। 1980 का साल था। लक्ष्मण कुमार ने एक 20 वर्षीय सुधा गोयल से शादी की थी। वो दिल्ली में रहते थे जहाँ पर लक्ष्मण का पूरा संयुक्त परिवार रहता था। 2 दिसंबर उसी साल के दिसंबर में
फरवरी में शादी होती है, दिसंबर में जाकर सुधा की अस्पताल में मौत हो जाती है। और जब मौत होती है तो वो जली हुई थी। सुधा के घर वालों ने अदालत में मुकदमा दायर किया। अदालत में मुकदमा दायर किया। जब निचली अदालत के सामने ये मुकदमा आया तो 4 पड़ोसियों को गवाह के तौर पर बुला लिया गया। पड़ोसियों ने अपने बयान में जो कहा था कि 1 दिसंबर की रात को वो सुधा की चीख सुनाई दी और मामला जानने के लिए वे ज़बरदस्ती या बलपूर्वक लक्ष्मण के घर में घुसे, जहां पर उन्होंने देखा कि सुधा की जो है कि साड़ी में आग की लपटें उठ रही है। उन्होंने बताया वो कैसे एक बोरे और एक कंबल के द्वारा उसकी आग को बुझाया गया। सुधा ने बयान दिया या बताया कि उसकी सास ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला और लक्ष्मण कुमार ने आग लगाई। ठीक है, तो इस लेसन में हम आज इतना ही पढ़ेंगे, जहाँ पर हमने पढ़ा कि अदालतें एक देश के लिए कितने महत्वपूर्ण होती है, स्वतंत्रता अदालत किसी भी देश के लिए क्यों ज़रूरी होती है, और हिंदुस्तान की अदालत की संरचना कैसे होती है, यहाँ पे कितने स्तर पर अदालतें हैं, और कैसा एक व्यक्ति जो निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट न होकर ऊपर की अदालत तक पहुँचता है, उसके बारे में हमने पढ़ा। और उसके बारे में हम और भी आगे भी चर्चा करेंगे। अगली क्लास में हम इसके बारे में पूरी तरह से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।